अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज हम आप लोगों के दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 12 का उर्दू चैप्टर नंबर 5 का सवाल और जवाब। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सवालात हमने यहाँ पे लिख रखा है हिजरत अहमद जमाल पाशा, यानी कि आज के जो सवाल और जवाब जो है ये माक़बल में हमने जो पढ़ाया था हिजरत के मुतालिक, तो उसी में आप देखेंगे अपनी किताब के अंदर। तो तकरीबन यहाँ पे किताब में 10 सवालात दिए गए हैं। कितने सवालात दिए गए हैं बाबू? आप देखेंगे 10 सवालात दिए गए हैं। तो यहाँ पे सवाल और उसके जवाब हमने आपके दरमियान पेश कर दिया था इस वाले वीडियो के अंदर ये। और फिर इसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू के जो अंदर जो दिया गया, खाना बदोशों के काफिले किस तरह सफ़र करते हैं, मुख्तसरन बयान बताइए, इसको भी हल करने वाले हैं। बस आपसे दरख्वास्त है कि आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर में जिक्र किया है हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ़े अदब से है, यानी कि बयान किया गया कि हिजरत का ताल्लुक जो है वो किस सिनफ़े अदब से है। तो उसके जवाब में जिक्र किया इंशाइया से है। किस सिनफ़े अदब से है बाबू? इंशाइया से है। और आपने जो ये इंशा पढ़ा है तो वाकई में ये बहुत ही ज़बरदस्त बातें इसके अंदर लिखी गई है। अहमद जमाल पाशा ने इसके अंदर जो इस इंशा के अंदर जो नक्शा खींचा है, इसमें आखिरत का भी नक्शा इसके अंदर खींचा है, काफ़ी देखने को मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद 2 नंबर सवाल करता है बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है। एक तो हो गया बंजारा, दूसरा कौन सा नाम से जाना जाता है? तो उसके जवाब में जिक्र किया खाना बदोश से। किस नाम से जाना जाता है? गोया के बंजारों को खाना बदोशों के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर सवाल करता है हर मुल्क मास्त से क्या मुराद है। क्या कहा बाबू? हर मुल्क मास्त से क्या मुराद है? तो इसके जवाब में जिक्र किया इससे मुराद सारी ज़मीन हमारी है। क्या मुराद है? इससे मुराद यही है कि सारी ज़मीन जो है वो क्या है, वो हमारी है। आगे कहते हैं 4 नंबर सवाल करता है बाद शुमाल और बर्फानी हिसार के माना वाज़े कीजिए, यानी कि बाद शुमाल और बर्फानी हिसार के माना वाज़े कीजिए, यानी कि माना बताइए। जो आपके हिजरत के अंदर जो दिया गया है, इस तरह का अल्फाज जो जिक्र किया गया है, तो उसके बारे में सवाल में जिक्र किया गया कि इसका माना वाज़े कीजिए, माना बताइए, शब्दार्थ बताइए। तो उसके जवाब में जिक्र किया बाद शुमाल के माना उत्तर की हवा हुआ। क्या हुआ बाबू? बाद शुमाल का मतलब होता है उत्तर की हवा। बाद माने हवा, ये फारसी का लफ्ज़ है, और शुमाल भी जो है वो फारसी का लफ्ज़ है। शुमाल के माना क्या आता है? उत्तर। जुनूब के माना क्या आता है? दक्षिण। ठीक है ना, ये सब फारसी का अल्फाज है। और बर्फानी हिसार के माना बर्फ के तोदे का घेरा, यानी बर्फ का जो बड़ा बड़ा अंबार जो होता है ना, तो उसका घेरा जो होता है, तो ये रहा इसके माना। ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल है सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन मुहव्वे सफ़र आती है, यानी कि सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन मुहव्वे सफ़र आती है। तो उसके जवाब में जिक्र किया साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबिया, यानी साइबेरिया के मौसमी मुर्गाबिया जो है वो सरमाई तातीलात गुजारने के लिए क्या रहती है, मुहव्वे सफ़र आती है। 6 नंबर सवाल कहता है किसके मुकाबले में मुहज़्ज़ब इंसान माजूर है, यानी कि मुहज़्ज़ब इंसान जो होता है वो किसके मुकाबले में माजूर है। तो उसके जवाब में जिक्र किया खाना बदोशे के मुकाबले में। किसके मुकाबले में? खाना बदोशे के मुकाबले में मुहज़्ज़ब इंसान जो होता है वो क्या होता है बाबू? माजूर होता है। और हिजरत के अंदर आपने पढ़ा भी अहमद जमाल पाशा ने जो हिजरत लिखा है और आपके निसाब के अंदर जो शामिल है हिजरत, उसके अंदर बड़ी उम्दा बातें कही है। और खाना बदोशों से और इंसान की ज़िंदगी से जो मुकाबला आराई किया, यानी जो मुकाबला कराया वो निहायत ही उम्दा अंदाज में कराया है। ठीक है ना। उसके बाद बयान करते हैं बाबू देखो 7 नंबर सवाल कहता है इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है, उनका नाम लिखिए। यानी इंशाइया हिजरत जो आप पढ़े हैं तो उसमें कितने मुल्कों का नाम जिक्र किया गया है, उनका नाम जिक्र किया है। देखिए 3 मुल्कों का नाम आया है। कि कितने मुल्कों का नाम आया है? 3 मुल्कों का नाम आया है, अरब, यूरोप और अमेरिका। कितने? अरब, यूरोप और अमेरिका, इन्हीं 3 मुल्कों का नाम आया है। 8 नंबर सवाल है मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है। तो उसके जवाब में जिक्र किया मगरिब की गुलामी की अलामत कहा गया है। कहा गया है भाई, मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? तो मगरिब की
गुलामी की अलामत कहा गया है। 9 नंबर सवाल कहता है जन्नत से किसे हुक्म सफर हुआ, तो जन्नत से किसे हुक्म सफर हुआ, तो इब्ने आदम को क्या हुआ, हुक्म सफर हुआ कि ये सफर का हुक्म जो जारी हुआ वो किसको हुआ, इब्ने आदम को, आदम के लड़कों को, आदम के बेटे को, ठीक है ना। 10 नंबर सवाल कहता है इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है, तो उसके जवाब में जिक्र किया मौत है। क्या है बाबू, मौत है। इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है, मौत है। तो ये रहा आपके दरमियान, आप बताइए 10 सवालात, उसके जवाबात आपके दरमियान जिक्र किया गया। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं, मुख्तसर सवालात उसके साथ जवाबात को देख लेते हैं। आप इसको अपनी किताब में देखेंगे तो तकरीबन यहाँ पे 5 सवालात दिए गए हैं, ठीक है ना बाबू। तो आज 5 सवाल और उसके जवाब हम आपके दरमियान पेश करते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, जैसे कि हमने शुरू ही में कहा था कि इस वाले वीडियो के अंदर हम इस आप बताएं में जो 10 सवालात दिए गए उसको और इसमें जो 5 सवालात दिए गए उसको हम हल कराएंगे। तो 10 सवालात को तो हमने हल करा दिया, 5 सवालात को देखते हैं। तो इनमें से पहला सवाल ये है, खाना बदोशों के काफ़िले किस तरह सफ़र करते हैं, मुख्तसरन बयान कीजिए। यानी कि खाना बदोश के सफ़र खाना बदोश जो होते हैं ना, उसके काफ़िले सफ़र जो करते हैं उनकी क्या तरतीब होती है, किस तरह से करते हैं, उसको बयान करने के बारे में बताते हैं। खाना बदोशों के काफ़िले के सफ़र की मंजर कशी अहमद जमाल पाशा ने कुछ इस तरह किया है कि बंजारों का एक ताज़ा दम काफ़िला सरगर्म है। उनके खेमे और ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान खचड़ों पर लदे हुए हैं खचड़ों पर लदे हुए। उसके बाद किसी पर मासूम बच्चे खुशी से उछल कूद रहे थे, तो किसी गधे पर बिल्लियों के सामने पिंजड़े में दबका हुआ तोता बैठा था। आगे आगे बंजारों का सरदार सीना फैला हुए बड़ी शान से चलता है और हर तरफ आंखें घुमा कर देखता जाता है। लड़कियों औरतों और लड़कों के पीछे बंजारे मुर्दों की सफ़े हैं। हर एक के हाथ में कोई ना कोई सामान जरूर है, किसी के हाथ में गाय की रस्सी तो किसी के हाथ में बकरी के डोरी का सरा। सबके पीछे सर झुकाए हुए कुत्ते चल रहे हैं, जैसे उन्हें इस मकाम से उनसियत हो गई हो और बस्ती के उजड़ने से उनके दिल टूट गए हों। तो इस तरह से खाना बदोशों के काफ़िले के सफ़र का मुख्तसरन बयान किया है अहमद जमाल पाशा ने। इसमें से दूसरा सवाल देख लेते हैं, हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है कैसे। यानी आपने पढ़ा ना चैप्टर के अंदर कि हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है, तो भाई वो कैसे है तो उसके जवाब में देखिए, कहते हैं हिजरत इस्तेहकाम की अलामत इस तरह है कि हिजरत करने से आदमी तरह तरह की मुशाहिदे और तजर्बात से दो चार होता है। इस तरह मुहाजिर की फ़िक्र में इस्तेहकाम पैदा होता है। हिजरत एक ऐसा फ़र्ज़ है जिसे आज नहीं तो कल सबको अदा करना है। जो लोग अगर दुनिया में हिजरत के फ़राइज़ की अदायगी से किसी तरह चूक जाते हैं, फिर भी वो आखिरी हिजरत यानी मौत से बच नहीं पाते हैं। वो मौत जैसे महमूद गजनवी जैसे बादशाह को भी नहीं छोड़ा और अयाज जैसे गुलाम को भी नहीं छोड़ा। अच्छे हालात और अच्छे मुस्तकबिल की तामीर के लिए हिजरत करने वाले इसीलिए पहाड़ों की चट्टानों में बसेरा कर लेते हैं, वहाँ उन्हें फ़िक्री इस्तेहकाम का एहसास होता है। 3 नंबर सवाल कहता है खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार है कैसे, इसको बयान कीजिए। तो देखिए कुम्हार है कैसे है, तो उसको पढ़ते हैं। खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार इस तरह से है कि उसका घर और ज़िंदगी का धंधा तो एक मासूम बच्चे के रेत के घर के मानिंद होता है। क्या होता है बाबू, एक मासूम बच्चे के रेत के घर के मानिंद होता है। जिस तरह से कुम्हार रोज़ाना अपने चाक से तरह तरह के बर्तन बनाता है और तोड़ता रहता है, इधर किसी बर्तन की शक्ल ज़रा से बिगड़ी फ़ौरन उसे तोड़ डाला और बना बर्तन बना लिया, और क्या कहते हैं यहाँ पे होना चाहिए नया और नया बर्तन बना डाला। ठीक इसी तरह खाना बदोश भी है कि उसके चाक से रोज़ाना तरह तरह के घरोंदे
اور دھندے بنتے رہتے ہیں بنتے رہتے ہیں، ادھر ذرا کسی زندگی کے کھلونے کی شکل بگڑی اور ادھر اس نے اسی مٹی کے ڈھانچے میں ملا کر پھر نئی مٹی سال لیتا ہے۔ اس طرح خانہ بدوش کی مثال ایک کمہار کی مانند ہے۔ خانہ بدوش کو آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے ایک جگہ پہ جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں، تو پھر فوراً وہاں پہ اپنے ساز و سامان کو تیار کرتے ہیں، باندھتے ہیں اور وہاں سے پھر دوسری جگہ کی تلاش میں چلے جاتے ہیں۔ تو سیم یہ کمہار کی طرح اس کی بھی حالت ہوتی ہے خانہ بدوش کی، ٹھیک ہے نا۔ تو 4 نمبر سوال کہتا ہے سائبیریا کی مرغابیاں موسم سرما میں ہجرت کرتی ہے، ہجرت کیوں کرتی ہے؟ تو اس کو دیکھیے سائبیریا کیا ہوتا ہے۔ سائبیریا کے بارے میں کہا سائبیریا کی مرغابیاں موسم سرما میں ہجرت اس لیے کرتی ہے کہ اتر کی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے اس علاقے میں برف جمنے لگتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بابو؟ برف جمنے لگتی ہے، تو جو مرغابیوں کے لیے ناموافق ثابت ہوتی ہے۔ ادھر شمالی پہاڑوں اور وادیوں پر جیسے ہی برف جمنا شروع ہوا اور یہ مرغابیاں باد شمال کے برفانی گھیروں کو توڑ کر جنوب کی جانب اڑ جاتی ہے۔ وہ پرندے بہار کی تلاش میں خزاں سے ٹکراتے ہوئے مسلسل اڑتی رہتی ہے، اور جب موسم سرما ختم ہو جاتا ہے تو پھر اپنے وطن سائبیریا واپس آ جاتی ہے، یعنی جہاں سے یہ گئی رہتی ہے وہاں پہ واپس آ جاتی ہے اور اپنے گھروں میں آباد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سائبیریا موسم سرما میں ہجرت کیوں کرتی ہے، اس کی وجہ کو آپ نے یہاں پہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا۔ 5 نمبر سوال دیکھیے، کہتے ہیں احمد جمال پاشا نے سائنسدانوں کو کس نظر سے دیکھا ہے، اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہے، پڑھا ہے ہجرت کے اندر، تو احمد جمال پاشا صاحب جو ہے سائنسدانوں کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں، کس طرح کا مطلب ان کا نظریہ ہے سائنسدانوں کے متعلق، اس کو دیکھتے ہیں۔ احمد جمال پاشا نے سائنسدانوں کو ایک ناستک اور دہریہ کے طور پر دیکھا ہے، ناستک اور دہریہ کے طور پر دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کی بنیاد مادی دلائل پر قائم ہے۔ کیا بھائی؟ مادی دلائل پر قائم ہے، اس لیے سائنسدانوں کے لیے یہاں مہذب اور خدا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یعنی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی خدا یہاں پہ اور خدا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سائنس جب اپنی ترقی کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے اور فطرت جب رومانیت سے مل جاتی ہے تو رومانیت پر مادیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو حقیقت ہوتی ہے تو ہمیشہ اس کی تو غلبہ ہونا ہی ہے، تو مادیت کا مطلب حقیقت۔ لیکن اس دھریت کے باوجود ایک ناستک سائنسداں بھی آخر کار کلمہ پڑھ کر خدا کے وجود پر ایمان لے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے انشائیہ نگاہ احمد جمال پاشا کو شک ہے کہ آج یہ سائنسداں جو نظام شمسی کے مختلف سیاروں پر کمندے ڈال رہے ہیں، اس کے پس پردہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ تو نہیں تلاش کر رہے ہیں۔ مطلب جیسے کہ چاند پر جانے کے لیے یہ سائنسداں جو ہے یہ آج طرح کی چیزیں کو ایجاد کر لیے ہیں اور وہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو کہیں اس کی آڑ میں رہ کر یہ جنت میں جانے کا راستہ تو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان، آپ بتائیے کا 10 سوالات بھی پیش کر دیے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد مختصر سوالات میں سے 5 سوالات جو دیا گیا تھا اس کو بھی آپ کے درمیان پیش کر دیا گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، تو اب اسی پر اختتام کرتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں۔ خدا حافظ۔